वेबिनार को शुरू करते हैं। आप जितने भी लोग हो, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। और जैसा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घर पे खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी सावधानी जो बरतनी चाहिए कोरोना के लिए वो बरत रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है इस वेबिनार का, जिस विषय पे हम बात करेंगे इस वेबिनार में, वो है कि अगर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस रणनीति को अपनाएं। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो हमारी जिससे हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा वेबिनार का। और इस वेबिनार की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक काफी सुंदर कोट से। कोट जो है वो इस प्रकार से है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसका एक ही रहस्य है, एक ही सीक्रेट है, वो है हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। जिस दिन हम अपनी जिंदगी में किसी चीज की शुरुआत कर लेते हैं, यकीन मानिए हम खुद ब खुद जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। ये जो आज हमारे वेबिनार का विषय है, इस पर आज मेरे जो भी विचार है मैं आपके समक्ष रखूंगा। अपने विचारों को मैं आपके साथ साझा करूं, इससे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम हरीश कुमार वर्मा है। मैं एक एजुकेटर भी हूं, आईटी एंथुसियास्ट भी हूं। पिछले तकरीबन 12 साल से मैं लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिसमें बेसिकली मैंने कंप्यूटर्स पढ़ाया है। मेरा पिछला एक प्रोफेशन जो रहा है वो एज अ एजुकेटर या टीचर भी रहा है। इसके अलावा मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग जगह पर अपनी सर्विसेज दी हैं। और वर्तमान समय में मैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और आप मेरे इस 12 साल के एक्सपीरियंस को दिमाग में ना रखें ज्यादा। मैं इस वेबिनार के शुरू होने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और मैं भी उन इम्परफेक्ट इंसानों में से एक हूं। मुझसे भी गलतियां हुई हैं पहले, अभी भी हो सकती हैं। इस संभावना है इस वेबिनार के दौरान भी कुछ गलतियां हो जाए, और भविष्य में भी होंगी। तो मतलब एक परफेक्शनिस्ट की सोच ना रखें कि नहीं सर है, 12 साल का एक्सपीरियंस है तो ये तो जो भी बोलेंगे बहुत बढ़िया बोलेंगे, और अचानक से मैंने कुछ गलत कह दिया वेबिनार के दौरान तो आपका भ्रम एकदम से वो होता है ना, टूट गया कि अच्छा ये तो 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये गलती इनसे कैसी होगी। तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, इस बात को दिमाग में लेके चलें अभी से। और मैं अपनी जिंदगी में एक सोच को फॉलो करके हमेशा आगे बढ़ा हूं, और उस सोच को मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूंगा। वो है, वी ऑल डू मिस्टेक्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी राइट एट ऑल टाइम्स, एक्सेप्ट इट, कीप द लेसन्स लर्न फ्रॉम पास्ट, वर्क इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेफिनेटली विल बी बेटर। कहने का अभिप्राय ये है कि हम सभी, मैं हूं या दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं हुआ होगा जिसने गलतियां नहीं की होंगी या जो गलतियां नहीं करता होगा। हर कोई गलतियां करता है। हर एक समय पे हम सही हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कि दूसरों से भी गलतियां हो सकती है, इस बात को भी हम ध्यान में रखें। और हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, इस बात को भी हम एक्सेप्ट करें। ना तो उससे डीमोटिवेट होने की जरूरत है और ना किसी दूसरे को डीमोटिवेट करने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि जो गलतियां हम करते हैं वो हमें एक सीख दे के जाती है जिंदगी में। उस सीख को हम अपने साथ रखें, और उस सीख को साथ रख के, भूतकाल जा चुका है, भविष्य जो आएगा तब आएगा, वर्तमान हमारे पास है, उस वर्तमान में हम काम करें। और हम अपने वर्तमान में काम करेंगे अपनी बेहतरी के लिए, तो यकीन मानिए हमारा जो भविष्य है वो बेहतरीन होगा।
इसके बाद मैं बिगनर्स अड्डा के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि बिगनर्स अड्डा बेसिकली है क्या। क्योंकि आज जो ये वेबिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो बिगनर्स अड्डा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बिगनर्स अड्डा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस अवेलेबल कराई जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी, सपोर्ट और गाइडेंस दी जाएगी। ऐसे लोग, ऐसे एस्पिरेंट्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुख्य तौर पे क्लर्क की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, इस तरह की क्लास 3 के वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये बिगनर्स अड्डा को शुरुआत करने के पीछे की जो सोच है वो भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मैंने अपने आसपास देखे हैं कि जो लोग बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, हमको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनका एक पक्का इरादा होता है। पर समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि उनके पास डिजायर्ड स्किल्स नहीं होते। समस्या आती है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या हो, स्टडी प्लान क्या हो, आपको क्या पढ़ाई करनी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमने अपने आसपास देखे और फिर हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए ऐसे लोगों के लिए कि जिनके इरादे तो मजबूत हैं, पर रिसोर्सेज की कमी है, समझ की कमी है, थोड़ी नॉलेज की कमी है, तो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी सोच के साथ हमने बिगनर्स अड्डा को शुरू किया है। इसके बाद अब मैं आपसे आज हमारे वेबिनार का एजेंडा क्या होगा, इसमें हम किन किन विषयों पर बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे, वो साझा करना चाहूंगा पहले। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वेबिनार के दौरान आप यहाँ पर प्रेजेंट रहें, जितने भी लोग हैं, और ध्यान से एक एक बात को सुने। यकीन मानिए ये थोड़ा लंबा जाएगा वेबिनार, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इसको छोटा करने की, पर जितनी जरूरी चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, मैंने वो कम से कम समय में कोशिश की है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और इस वेबिनार के बाद कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर करने में कोशिश करेगा, आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा धार देने में आपकी मदद करेगा। तो एजेंडा को हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज की हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी जो है हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज रहती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी और सिलेबस को लेके। हम बात करेंगे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जिसकी बहुत ज्यादा वैकेंसीज हमने देखा है पिछले कुछ समय से आ रही है, भर्ती हो रही है, और क्लर्क की वैकेंसीज, जो ये कॉमन वैकेंसीज हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनका सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक रणनीति, बेहतर रणनीति क्या हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक कोर्स के बारे में जो बिगनर्स अड्डा ने डिजाइन किया है ऐसे लोगों के लिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क के एग्जाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो उस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जानकारी दूंगा। और इसके बाद हम, अभी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स जो हैं, वो टोटल 4 एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं हमारे कोर्स में। उनमें से 2 लोगों ने अपनी स्टोरी जो है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है बिगनर्स अड्डा के साथ, वो शेयर किया है, वो मैं आपसे साझा करूंगा, ताकि जो लोग, जो परिवार हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा जो हैं, जो सदस्य, वो क्या महसूस करते हैं हमें लेके, बिगनर्स अड्डा को लेके, वो भी आपको थोड़ा सा मालूम चले। और वेबिनार के आखिर में मैं आप लोगों के सवाल लूंगा। इस वेबिनार के दौरान अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी स्ट्रेटेजी को लेके या जो मैंने बात कही हो उसको लेके, तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपके जवाबों का दे पाऊं। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पहले एजेंडा से कि हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य जो है भर्ती एजेंसियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली एजेंसी की जो मैं बात करूंगा वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन।
या हम बात करें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। आप सभी ने इसके बारे में हालांकि सुना होगा, फिर भी मैं आपको जल्दी में थोड़ा सा बताऊंगा। सरकारी विभागों के अंदर चार श्रेणियों में कर्मचारियों को रखा जाता है, जिसमें से पहली श्रेणी रहती है क्लास वन ऑफिसर्स की, फिर दूसरी श्रेणी क्लास टू, फिर क्लास थ्री और क्लास फोर की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी विभागों में क्लास वन की जो कर्म कर्मियों को भर्ती किया जाता है, क्लास टू के कर्मियों को भर्ती किया जाता है, उन सभी कर्मियों को की भर्ती का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके बाद जो दूसरी जो संस्था है या जो एजेंसी है जो भर्तियां करती है वो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या जिसको हम हमीरपुर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं आमतौर पर सभी लोग। ये जो एजेंसी है ये क्लास थ्री की जितनी भी भर्तियां हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों के लिए होती है वो सभी भर्तियां ये करती हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जेओआईटी क्लर्क इस तरह की सारी वैकेंसीज जो है इनकी जो भर्तियां हैं यही एजेंसी करती है। और इसके बाद हम बात करें तीसरी तरह की जो श्रेणी है वो है ऑटोनॉमस बॉडीज, जिसमें हमारा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का, यूनिवर्सिटी, या हम बाकी कमीशन या बोर्ड्स होते हैं, ऐसी संस्थाएं जो खुद से खुद को चलाती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, सरकार का उन पे किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी एजेंसियों को हम ऑटोनॉमस बॉडीज कहते हैं। और ये सभी की सभी जो एजेंसीज हैं ये अपने लिए भर्ती भी खुद से करती हैं। तो मुख्य तौर पे ये तीन संस्थाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भर्ती का काम करती हैं। इसके बाद हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या रहता है जीओआईटी की पोस्ट के लिए या क्लर्क की पोस्ट के लिए, बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे कि जीओआईटी की जो वैकेंसी रहती है उसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जीओआईटी के लिए मैट्रिकुलेट आप हों और आपने 1 या 2 साल का डिप्लोमा किया हो आईटीआई से या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर का किसी भी तरह का, तो आपकी जो मिनिमम जो है शैक्षणिक योग्यता वो +2 होनी चाहिए, या +2 से ऊपर आपने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा कोई भी ली हो तो भी चलेगा। तो मैट्रिकुलेशन विद कंप्यूटर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट या मिनिमम +2, अगर ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्लास 3 के लिए जितनी भी वैकेंसीज निकलती है उन सभी के लिए यही आयु सीमा अधिकतर रहती है, आमतौर पर 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की। अगर आप किसी विशेष वर्ग से संबंधित हैं जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग या आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो आपको कुछ स्पेशल जो है ये रिलैक्सेशन दिया जाता है अपर एज लिमिट में। जब भी कोई भर्ती की एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन आती है उसमें वो सारे रिलैक्सेशन के जो नियम है वो आपको बताए गए होते हैं। पर सामान्य वर्ग के लिए जो है आमतौर पर वो 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा रहती है, और जीओआईटी के लिए भी यही है। इसके बाद क्या कोई और कंडीशन है कुछ जो हमको पूरी करनी होती है? जी हाँ, बिल्कुल है। अभी कुछ समय पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ नए नियम बनाए अगर आपको क्लास 3 की भर्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो नए नियम ये है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो क्लास 3 के लिए, तो या तो आप हिमाचली बोनेफाइड होने चाहिए, आपके पास हिमाचली प्रमाण पत्र हो। अगर आपके पास हिमाचली प्रमाण पत्र नहीं है तो उस कंडीशन में आपकी जो 10वीं की और 12वीं की पढ़ाई है वो हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल से आपने की हो। तो इन दो में से अगर आप किसी भी एक क्राइटेरिया को पूरा करते हो, किसी भी एक शर्त को पूरा करते हो तो आप एलिजिबल हो, अगर नहीं करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती।
फिर आप योग्य नहीं हो। तो ये था थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में। इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो जेओआईटी का जो एग्जाम होता है उसमें जो सबसे बड़ी जो भर्ती करता है वो करता है हमारा हमीरपुर बोर्ड या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये 3 पड़ाव में भर्ती होती है, जिसमें पहले पड़ाव में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसको हम छंटनी परीक्षा भी कहते हैं। दूसरा पड़ाव आपका टाइपिंग टेस्ट या टंकण परीक्षा जिसे हम कहते हैं वो होती है। और आखिरी पड़ाव जो है वो होता है डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन का, जिसको हम जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की, छंटनी परीक्षा की, कि इस छंटनी परीक्षा में क्या प्रोसीजर होता है, सिलेबस क्या होता है, किस ढंग से आयोजन किया जाता है। तो जेओआईटी की अगर हम बात करें तो 170 नंबर का जो है पेपर कंडक्ट किया जाता है हमीरपुर बोर्ड द्वारा। कुछ कुछ जो अन्य विभाग रहते हैं वो 85 नंबर का पेपर कंडक्ट करते हैं, जिसमें 85 क्वेश्चन होते हैं। हमीरपुर बोर्ड भी 85 नंबर का ही पेपर कंडक्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस केस में जो है आपके क्वेश्चन 170 होते हैं जो हमीरपुर बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है जी। अब इस एग्जाम में आपके 170 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इन 170 में से 120 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर सेक्शन से आते हैं, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, HTML, CSS, इन सब को लेके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं 120 नंबर के। इसके अतिरिक्त जो 50 नंबर बचते हैं उसमें आपको हिमाचल का जीके, भारत का जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी और अंग्रेजी के कुछ प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं मिले जुले। तो 170 नंबर का ये पेपर रहता है। जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे बिगनर्स अड्डा में तो कोर्स के दौरान आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपको हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, अंग्रेजी के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। वो सब चीजें आपको सिलेबस के बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिटेल में समझाई जाएंगी। और ये जो एग्जाम है स्क्रीनिंग टेस्ट का, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का रहता है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है, तो सफिशियंट टाइम होता है। तो ये बात हो गई स्क्रीनिंग टेस्ट की। इसके बाद टंकण परीक्षा की अगर हम बात करें तो आप टंकण परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 2 भाषाओं में टंकण परीक्षा को दे सकते हैं, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। वो आपकी चॉइस होती है कि आप हिंदी में टाइप टेस्ट देना चाहते हो या अंग्रेजी में टाइप टेस्ट देना चाहते हो। अंग्रेजी में जो आपकी स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में। कहने का ये अभिप्राय है कि फाइनल मेरिट में टाइपिंग टेस्ट के स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए एक कैंडिडेट था, उसकी जो स्पीड थी वो 31 शब्द पर मिनट थी, एक अभ्यर्थी की स्पीड 40 शब्द पर मिनट थी। तो दोनों को पास माना जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 30 की स्पीड से टाइप करो, 50 की स्पीड से टाइप करो या 60 की स्पीड से टाइप करो, आप सभी को क्वालिफाई माना जाएगा। उसके कुछ एडिशनल मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे कि इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसकी स्पीड कम है तो इसको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद आता है तीसरा पड़ाव डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन का। तो टाइपिंग टेस्ट जो लोग पास कर लेते हैं उनको डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के लिए बुलाया जाता है और 15 मार्क्स का ये डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन रहता है, जिसमें आपके पास अगर आप बीपीएल परिवार से संबंधित हो तो उसके 2 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। आप सिंगल डॉटर हो अपने पेरेंट्स के तो, या सिंगल चाइल्ड हो मतलब अकेली लड़की हो तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, विडो हो, सेपरेटेड वुमेन हो, डाइवोर्स्ड हो तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस है पिछला कि नौकरी का तो 2.5 नंबर का जो है आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आधा नंबर दिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर दिया जाएगा।
इस तरह से अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट अलग अलग मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और इस डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के होने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में लिए गए मार्क्स और डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और कुल 100 में से जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं उसके आधार पे मेरिट डिसाइड की जाती है, और उस मेरिट के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये था एक सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। इसके बाद हम क्लर्क की बात करेंगे, तो बाकी तकरीबन चीजें सारी सेम रहेंगी। क्वालिफिकेशन जो है, शैक्षणिक योग्यता, इसके लिए मिनिमम +2 रहती है। एज लिमिट 18 से 45 है। अदर कंडीशन वही है, मैंने आपको सब डिटेल में आपके साथ शेयर की है चीजें, तो अब मुझे नहीं लगता कि फिर से रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि सब चीजें सेम है। स्क्रीनिंग टेस्ट वही 170 नंबर का आता है, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में सेम वही सब कुछ रहता है। फर्क आता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस में। यहाँ पर आपका जो 120 नंबर का जीओआईटी में कंप्यूटर का सेक्शन आता था वो नहीं आता। यहाँ पर बड़ा रोल अदा करता है आपका जीके का सेक्शन। वो हिमाचल प्रदेश का जीके है, वो इंडिया का जीके है। अगर इन चीजों पे आपकी पकड़ है तो इस एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो वो भी आपके साथ डिटेल में साझा किए जाएंगे जब हम आगे कोर्स को शुरू करेंगे, और उसमें आपको डिटेल में स्ट्रेटेजी बताएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। तो मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जीके का मेन रोल जो है वो रहता है, और जीओआईटी वाले एग्जाम में कंप्यूटर का मेन रोल रहता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आज की स्ट्रेटेजी जो है, आज की एक बेहतर रणनीति क्या हो कि हम जो है अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाए। तो उसके बारे में हम बात करें, इससे पहले एक छोटी सी कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी 3 से 4 मिनट की मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप उसे देखें, और उसके बाद जो है हम रणनीति के बारे में बात करें। तो ये वो यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसकी जो भैंस है उसे हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीजें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए गुरु की बात वो मना नहीं कर सकता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी, और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना तब उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ टाइम चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहाँ वो पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहाँ पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल
के पेड़ लगे हुए हैं, एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को हुआ कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने वो आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काट कर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए। ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने तुरंत नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसे कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोले, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी को और अच्छी भी जिंदगी दे सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूंगा, अपने दम पर करूंगा और आज इसी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है ये यूट्यूब पे एक चैनल है निकोलॉजी, वहाँ से डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाई है। तो उन्हीं लोगों ने ये स्टोरी क्रिएट की है, सभी क्रेडिट्स उन्हीं को इसके जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा, आपने ये स्टोरी देखी, ये शॉर्ट स्टोरी, अब इसके टेक अवेज क्या थे, आपको इससे क्या क्या मिला देखने को। तो अगर हम बात करें इस स्टोरीज के टेक अवेज की, मैं अपनी तरफ से कहूं तो पहली चीज जो मैंने इस स्टोरी से समझी और जानी वो ये कि आप अपनी जिंदगी में अगर किसी को गुरु बना रहे हो तो हमेशा याद रखें कि गुरु की नीयत पे कभी शक ना करें। और कभी वो आपसे कुछ कहे तो हो सकता है आपको एक पल के लिए एहसास हो कि ये बात तो सही नहीं है, या ये आपके जो भी टीचर हैं, मेंटर हैं, वो उनकी बात आपको गलत लगे, पर यकीन मानिए आपका मेंटर, आपका गाइड, आपका गुरु आपको जो भी कहेगा वो आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत सही होगा। पर कभी कभी हम वो नहीं देख पाते जो आपका मेंटर और गाइड आपके लिए देख रहा होता है। पहला टेक अवे ये था। दूसरा टेक अवे स्टोरी का क्या था? दूसरा टेक अवे स्टोरी का ये था कि हम सभी लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। एक हमने अपना आरामदायक दायरा बनाया है, उसके अंदर हम रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपका कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, आप चाहते हो कि वो गोल और एग्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव करो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इस स्टोरी में इस किसान ने जैसे ही अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा, उसको मजबूर किया गया छोड़ने के लिए, पर जैसे ही उसने उसको छोड़ा तो देखो उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज थी, कितनी क्षमताएं थी, और वो उसने क्या क्या अचीव कर लिया। पर जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में था, जहां पर उसको रोटी खाने को मिल रही थी, सोने को मिल रहा था, सब सही था, तो तब तक वो अपनी उन क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो यकीन मानिए आप में से हर एक में बहुत सारी छुपी हुई क्षमताएं हैं, सिर्फ आप उन क्षमताओं को इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि आपने एक कंफर्ट जोन बनाया है, आप उस कंफर्ट जोन में रहते हो, उससे बाहर निकल के थोड़े से कष्ट आप नहीं झेलना चाहते हो। अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कुछ कष्टों को झेलोगे, तो यकीन मानो आपके बाद में जो रिजल्ट्स आपके आएंगे वो भी बहुत
अनएक्सपेक्टेड होंगे। आपको लगेगा यार मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, ऐसा भी हो सकता है, ये चीज भी पॉसिबल थी क्या, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। पर ऐसा होगा, होगा कब, जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे। और अब जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ साझा करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो आपको मजबूर करेगी इस बात के लिए कि आप जो है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उस कंफर्ट जोन को आप छोड़ो। और अगर आप वो कंफर्ट जोन छोड़ के उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। और अगर नहीं छोड़ पाओगे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो फिर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जो रणनीति मैंने अपनाई वो थी स्टार्ट अर्ली एंड बीट द कंपटीशन। कि जितनी जल्दी आप किसी काम को करने की शुरुआत करोगे, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले रहे हो उस प्रतियोगिता में आप सफल हो जाओगे। एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा सिर्फ मैं, वो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, जैसे दो अभ्यर्थी हैं, दोनों ही अभ्यर्थी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उन्होंने फैसला लिया कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। उसमें से आप अभी जैसे मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग यहाँ पर हो, उनमें से किन्हीं दो लोगों ने इस वेबिनार के बाद एकदम डिसाइड कर लिया कि नहीं, आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमने डिसाइड कर लिया इस वेबिनार में कि हम करेंगे अब तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पर फर्क ये आया कि एक कैंडिडेट ने इस वेबिनार के बाद से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और एक कैंडिडेट ने कहा कि जीओआईटी का यार अभी मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं है, जिस दिन भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन से पढ़ाई शुरू करूंगा। अब जो भर्ती और नोटिफिकेशन आई वो आई आपकी 4 महीने बाद। तो एक अभ्यर्थी ने जो है तैयारी शुरू की 4 महीने बाद, और एक ने शुरू कर दी इस वेबिनार के बाद। तो दोनों की जो तैयारी में जो फर्क है वो 4 महीने का फर्क है। तो जिस अभ्यर्थी ने, कैंडिडेट ने 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी या 4 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी, तो जब एग्जाम की डेट आएगी तो उसके पास ज्यादा समय होगा चीजों को रिवाइज करने का, या उसने ज्यादा चीजें ग्रैप्स कर ली होगी। पर जिसने बाद में तैयारी शुरू की, उसके पास समय कम था, इसलिए उसने कम पढ़ाई की, कर पाएगा। वो हो सकता है कि उसको रिवीजन का कम टाइम मिल पाए। तो इसलिए पहली चीज कि जितनी जल्दी शुरुआत कर सको वो करो, वो हमेशा आपको बेनिफिट देती है। कल पे चीजें ना रखो कि भर्ती आएगी तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे, यार अभी तो फॉर्म भरा है, अभी एग्जाम की डेट तो आने दो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने 10 पेपर दे दिए, 15 पेपर दे दिए, मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसने 6 पेपर भरा, एग्जाम के रोल नंबर आया, रोल नंबर आने के बाद जब 15 दिन एग्जाम के बचे थे तो उसने पढ़ाई शुरू की, और पूरा दिन पढ़ रहा है वो, सुबह से शाम तक। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा, सुबह से शाम तक पढ़ रहा है, पर वो स्ट्रेटेजी उसकी गलत है। इस वजह से उसका एग्जाम ही क्रैक नहीं हो रहा है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 6 महीने पहले तैयारी शुरू की थी एग्जाम्स की, और 6 महीने के अंदर मैंने लगातार, मैंने 4 एग्जाम्स भरे थे, और उसमें से 3 एग्जाम मेरे क्रैक हुए। जिसमें से एक 556 मैंने क्रैक किया, एक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम मैंने क्रैक किया, जीओआईटी का ही, और एक मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एग्जाम क्लियर किया जीओआईटी का ही, जिसमें सिर्फ 2 वैकेंसीज थी। और सब, क्योंकि हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सबसे फास्ट है, वो 2-3 महीने में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरा सबसे पहले वहां सिलेक्शन हुआ, और वहां से जो भर्ती हाई कोर्ट के द्वारा की गई थी वो लीगल सर्विसेज के लिए की गई थी, और वहां मुझे भेजा गया, और वहां आज मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो वजह यही थी कि मैंने जिस दिन डिसाइड किया कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, मैंने कोई नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं किया, मैंने किसी भर्ती आने का इंतजार नहीं किया, मैंने सीधे पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब भर्ती आई, फॉर्म भरा, जिस दिन पेपर आया पेपर दिया, और वो क्रैक हो गया। अगला जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, जो एक रणनीति के तहत आपको पता होना चाहिए जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हो, वो है नो द एग्जाम। कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए।
जानकारी क्या होनी चाहिए? जानकारी ये होनी चाहिए कि उस एग्जाम उसका पेपर का जो पैटर्न है वो क्या आएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके अंदर सेक्शंस कितने होंगे, कौन कौन सा सेक्शन आएगा, हिंदी का आएगा, हिंदी का किस टॉपिक को लेके आएगा, कंप्यूटर का आएगा, कंप्यूटर का कौन से टॉपिक को लेके आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल का आएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका लेवल क्या होगा, मुश्किल प्रश्न होंगे कि आसान क्वेश्चंस होंगे, लेवल क्या होगा, कुछ किस टॉपिक पे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर जनरेशंस पे पूछे जाएंगे या कंप्यूटर की इन्वेंशंस को लेके पूछे जाएंगे या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लेके पूछे जाएंगे, इतना डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और तो ये सब चीजें आपको पता हो, ड्यूरेशन कितना है, पिछली कट ऑफ कितनी गई है, एग्जाम का लेवल टफ रहता है, इजी रहता है, ये सब चीजें जब आपको पता होगी, यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी उन लोगों के कंपैरिजन में जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। इन पे ध्यान देना है, एक बार पता करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद छोड़ देना है। कुछ लोगों का मैंने देखा वो इसी चीज में भी उलझे रह जाते हैं। अति अति किसी भी चीज की जो है वो खराब होती है। तो कुछ लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि बस वो इसी में उलझे रहेंगे कि कितनी कट ऑफ गई, इस पेपर में कितनी गई, उसमें कितनी गई, ये अच्छा सिलेबस, ये एक बार समझो, ये शुरुआती जो कदम है आपके वो हैं, एक बार समझो, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। इसके बाद जो अगली चीज आपको करनी है, डोंट बी वेरी सोशल। सामाजिक प्राणी थोड़ा सा कम बने। मैं ये नहीं कहता कि कमरे में खुद को बंद करो और पूरा दिन पढ़ाई करते रहो, पर इंश्योर करो कि आप एक मतलब ऐसे व्यक्ति ना हो कि जो दिन में 3-4 घंटे सोशल मीडिया पे बिताता है वीडियोस देखने में, यूट्यूब पे बिता देता है वीडियोस देखने में, टिकटॉक पे बिता देता है, फिर किसी दोस्त का फोन आ जाता है, आधा घंटा 1 घंटा उससे बात हो जाती है, फिर सैटरडे के लिए मॉर्निंग पे चले गए या कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ, कभी मूवी देखने चले गए, कभी कोई पड़ोस में शादी है, कभी चाचा के बुआ के बेटे की शादी है वहां चले गए। तो इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा ये थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं आज के समय में जहां पर आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो और वो ट्रैक करेंगे कि आपने 24 घंटे के अंदर कितना समय अपनी फेसबुक को दिया, कितना समय आपने इंस्टाग्राम को दिया, कितना समय आपने यूट्यूब को दिया और कितना समय आपने फोन पे बात करी। तो आप जाते हो कभी 10 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए, कभी 6 मिनट के लिए, ऐसे थोड़े थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करते हो इन सब चीजों का। पर जब उस पूरे समय को एक साथ जोड़ते हो तो आपको पता चलता है आपने अपनी जिंदगी 24 घंटे में से 6 घंटे ऐसे ही बिता दिए सोशल मीडिया पे, 2 घंटे आपने फोन पे बात की, 3 घंटे आपने यूट्यूब पे एक मूवी देख ली, उसके बाद इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट वीडियोस देख लिए। और यकीन मानिए इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो पैसे कमा रहे हैं और आप अपना टाइम खराब कर रहे हो वहां पे जाके। तो इन सब चीजों को अवॉइड करें, उस टाइम को, उस प्रीशियस टाइम को अपने पढ़ाई पे लगाएं। आपको करना क्या है, पूरा दिन पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा समय सुबह शाम टहलें, वॉक करें, बाहर घूमें फिरें, थोड़ी देर बीच बीच में ब्रेक्स लें, खुद को रिलैक्स भी करें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पढ़ाई करें, हाँ, पर ये फंक्शंस, क्योंकि किसी फंक्शन में जाओगे 2-3 दिन चले जाएंगे आपके, मॉर्निंग पे जाओगे वहां पे टाइम जाएगा, तो सब जगह ये चीजें होंगी। तो इस चीज से थोड़ा सा बचें, बैलेंस रखें। अगली चीज जो है वो है आपकी कंपनी कैसी है। कंपनी बहुत मैटर करती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या करेगा, अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अचीव करना तो बात की बात है, उसकी जिंदगी में कोई गोल है भी या नहीं है, ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों की संगत में रहते हो, आपकी संगति क्या है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी बन पाया हूं, बहुत कुछ नहीं बना हूं, पर जितनी चीजें मैंने सीखी हैं, जितना मैं जान पाया हूं और आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के साझा कर पा रहा हूं, उसके पीछे मैं 50% जो योगदान है वो मानता हूं अपने उन लोगों का जिनकी संगत में मैं रहा हूं।
मैंने अपनी जिंदगी में जिन लोगों के साथ मैं रहा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत ही आभारी हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज अगर मेरी लाइफ में कुछ खुद को लेके, अपनी लाइफ को लेके कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वो उस संगत के कारण है। क्योंकि जब मैंने उन लोगों को अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करते हुए देखा, तो मैं इंस्पायर हुआ, मैं मोटिवेटेड हुआ कि यार मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। अगर मुझे भगवान ने ये जिंदगी सौंपी है, तो मैं भी तो कुछ बेहतर करूं अपनी जिंदगी में। सुबह उठूं, दिन में खाऊं, सोऊं, मौज मस्ती करूं, रात में सो जाऊं और चला जाऊं। तो ऐसे रैंडम लाइफ तो मैं नहीं जीऊं यार, ये भी तो देखो कर रहे हैं। तो कंपनी कैसी है आपकी, वो बहुत मैटर करता है। रैंडम लोगों के साथ रहोगे जिनका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, घर वाले खिला रहे हैं, वो खा रहे हैं, बस ऐसे लाइफ चल रही है। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आप, फिर थोड़ी समस्या है। होगा क्या, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एक ऐसा बंदा जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में, तो जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है उसके पास समय ही समय वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो आप तो पढ़ाई कर रहे थे, अब आपकी संगत वाले लोग वैसे नहीं थे। अब वो आपको फोन करेगा, यार भाई क्या कर रहा है, या हेलो हाँ क्या कर रही हो, यार मैं तो पढ़ाई कर, यार क्या पढ़ाई पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई करते रहते हो। अच्छा सुना आज वहां ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, कल मैं मॉल गया था वहां ऐसा हुआ। ये सब गॉसिप शुरू हो जाएंगी। और आप कर तो पढ़ाई रहे थे, आप तो सिंसियर थे, पर आपकी कंपनी ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उसकी बजाय आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो खुद पढ़ाई कर रहा है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, कुछ बेहतर कर रहा है, कोई गोल है अपनी लाइफ को लेके, वो आपको फोन करेगा। आप डीमोटिवेटेड हो, आपने पढ़ाई छोड़ दी, वो आपसे पूछेगा क्या यार मूवी दे। मूवी, भाई तूने एग्जाम भरा था वो वाला, यार तू पढ़ाई नहीं कर रहा, देख ले यार, दे दे टाइम, दे दे उसके लिए। और मेरे साथ ऐसा होता है। तो जब भी मैं डीमोटिवेटेड होता हूँ या मैं भटकता हूँ अपनी दिशा से, तो मेरे आसपास के लोग जो है मेरे को वापस ट्रैक पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी है। आप उनके साथ नॉर्मली गॉसिप भी करोगे तो भी आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले जो लोग हैं वो बातें ही वैसी करेंगे आपके साथ। पर जिनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो इधर उधर की बातें करेंगे, पर्पसलेस बातें करेंगे, मीनिंगलेस बातें करेंगे। तो आपका दिमाग, आपकी सोच सब उसी डायरेक्शन में जाएंगे और आप वैसे ही बनते जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा। पर यकीन मानिए, संगत ऐसे काम करती है जैसे आपने एक बीज बोया, वो बीज से अंकुर फूटा, कैसे फूटा पता ही नहीं चला, धीरे धीरे समय के साथ फिर वो पौधा बना और पौधे से पेड़ बन गया। और एहसास ही नहीं होता हमको कि कैसे हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता रहता है। वैसे ही ये जो संगत होती है, आप किसी खराब संगत में हो, अच्छी संगत में आओगे तो वो भी धीरे धीरे आप पे असर डालेगी। और 2 साल बाद जब आप खुद को देखोगे तो आप पाओगे कि यार वाह, मैं 2 साल पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। और बहुत अच्छी संगत में हो, खराब संगत में जाओगे तो भी आप 2 साल पहले की जिंदगी को अपनी देखोगे कि 2 साल पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ। ठीक है। तो वो ऐसे आपको फर्क पता चलेगा जब आप 2 साल 3 साल पहले का खुद को देखोगे और अभी प्रेजेंट में खुद को देखोगे। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आप इसी बात से समझो कि जब मैं कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी में मैं जो भी हूं, वो 50% योगदान मेरी कंपनी का है। तो ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो बेशक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना हो या कोई और हो, आपकी जिंदगी आप बेहतर करना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। अकेले रह लो, आपके हो सकता है अभी कुछ दोस्त हों जो पर्पसलेस हों, जिनका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो लाइफ में, तो कुछ दिन आपको वो बोलेंगे कि ये तो यार बहुत अजीब हो गया है, बहुत रूड है। मुझे बहुत लोग कहते हैं बहुत रूड है, खुद में रहता है। पर मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है। कुछ दिन रूड कहेंगे, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे, और आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो आप उस तरफ बढ़ जाओगे। अगला जो है वो है कदम, इफेक्टिव शेड्यूल। इसके बाद जब आपने मन बना लिया, तैयारी करनी है, पेपर के बारे में जान लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं ज्यादा सोशल नहीं रहूंगा, कंपनी आपकी अच्छी होगी, तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है। और वो स्टडी प्लान सबके लिए अलग अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरा स्टडी प्लान है वही सबका स्टडी प्लान होगा। सबका स्टडी प्लान अलग अलग हो सकता है। अलग अलग
इसलिए कि भाई कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, सबकी अपनी अपनी लाइफ में पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। हो सकता है एक बंदा नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा हो सकता है एक बंदा सुबह 8 बजे से नौकरी कर रहा हो रात के 8 बजे तक, एक बंदा 10 बजे से 5 बजे की नौकरी कर रहा हो, एक हाउस वाइफ हो जो एक जॉइंट फैमिली में रहती हो जहां पे उसे 10 लोगों के लिए काम करना पड़ता हो, एक गृहिणी है उनको जो है उनकी फैमिली में 3 ही लोग हैं, और टाइम सबके पास अपना अपना होता है। तो जितना भी आपके पास समय है उसके हिसाब से आप प्लान करें ईमानदारी से। आप दिन में 1 घंटा दे सकते हो तो सिर्फ 1 घंटा दो अपनी पढ़ाई को, पर वो 1 घंटा बहुत ईमानदारी से दो, फिर उसमें बेईमानी ना करो। उस 1 घंटे में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको किसी का कॉल आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत क्रिटिकल कोई बात नहीं है, तो फोन कॉल को रिसीव करने की जरूरत नहीं है। वो 1 घंटा आपका पढ़ाई का है, आप उसको दोगे तो आप बहुत बेहतर हो जाओगे। एक प्रॉपर कि इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, वो पूरा स्टडी प्लान आप अपना बनाएं। और अगर आप बिगनर्स अड्डा का हिस्सा बनते हो, हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो, तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपका जो भी प्रेजेंट एक रूटीन है, आपका जो भी प्रोफेशन है, उसके हिसाब से आपके लिए जो है एक बेटर इफेक्टिव शेड्यूल क्या हो सकता है। उसमें आपको डेली पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद आपको खुद के रिविजन्स करने हैं, फिर अपने टारगेट भी रखने हैं कि यार इतने दिन के अंदर मेरे को ये चीज कवर करनी है। इतने, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन आप 10 दिन में एचपीजी के कवर कर लो, आप डिसाइड करो कि मेरे को 5 दिन के अंदर रिवर्स के बारे में समझना है सिर्फ एचपीजीके की, पर फिर उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि मैंने 5 दिन के अंदर रिवर्स को कवर करना है तो करना है। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ना हो, छोटे छोटे टारगेट्स हो, और उन टारगेट्स को आप अचीव करते जाओ। और जैसे ये बूंद बूंद आप जोड़ते जाओगे, आपका घड़ा जो है एक दिन वो पूरा भर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद है अटेंड क्लासेस रेगुलरली। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिगनर्स अड्डा में आके क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आप अपने आसपास के किसी कोचिंग सेंटर में जाके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई फ्री कोचिंग दे रहा है तो आप वहां जाके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पर प्लीज क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लासेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस के दौरान। क्लासेस करने से क्या होता है, एक तो आपके जो डाउट्स होते हैं आपके वो क्लियर होते हैं। क्लासेस में आप जाते हो, आपको वो कंपनी मिलती है, माहौल मिलते हैं, वैसे सिंसियर लोग मिलते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपका एक माहौल भी चेंज हो जाता है। और एक आपके अंदर एक कंटिन्यूटी आती है, हर दिन क्लास में जाओगे कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ रोज नया सीखोगे। फिर क्लास में कुछ पढ़ा होगा तो आपके जो ट्यूटर होंगे, एजुकेटर होंगे, टीचर होंगे, वो आपको रिवीजन करने के लिए कहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ रिवीजन करोगे। तो इन क्लासेस के बहाने जो है आपकी जो पढ़ाई की जो है एक निरंतरता वो बनी रहती है। क्लासेस, पहली बात क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए, पेड करनी है तो पेड कीजिए, कहीं फ्री करनी है फ्री कीजिए, पर क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। और क्लासेस के लिए इग्नोरेंट ना रहिए, कोशिश ये कीजिए कि हर दिन आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करो। मैं जब अपने जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है, उनको पढ़ाता हूं, तो मैं ये इंश्योर करता हूं कि मैं कम से कम जो है उनकी क्लासेस को मिस करूं। मतलब मैं ये कहूं कि आज क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे ऐसा काम है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैनेज कर सकता हूं, रोज क्लास दे सकता हूं, तो आप लोगों को तो तैयारी करनी है, आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर सकते। हाँ, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी प्रियोरिटी सेट करनी पड़ेगी, और उस प्रियोरिटी में सबसे ऊपर आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा, अपनी क्लासेस को रखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक स्ट्रेटेजी आपकी प्रिपरेशन के दौरान रहती है। इसके बाद जो अगली बात आती है कि आपने अपना प्लान बना लिया, आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, अब आपका स्टडी मटेरियल क्या हो। समस्या ये होगी आज के समय में कि सब फोन पे अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो हमारे पास इतना ज्यादा अवेलेबल हो गया है कि हमको समझ ही नहीं आता। पेपर सिर पे आ जाते हैं, हमको यही समझ नहीं आता ये पढ़ें ये पढ़ें, इस वाली साइट से पढ़ें या इस वाली साइट से पढ़ें। तो इन सब चीजों को भूल जाइए। मैं जो आपको सजेस्ट करता हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको कहता हूं कि क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे कभी मत जाइए।
आप एक स्टैंडर्ड किताब को पकड़िए, उस किताब से पढ़िए। और कुछ चीजें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, पर जब आप ऑनलाइन पढ़िए तो मैंने ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है और नोटिस किया है कि जब मैंने ऑनलाइन कुछ चीजें पढ़ी तो वहां पे अलग अलग जगह पे अलग अलग जानकारियां दी होती हैं एक ही चीज को लेके। तो आपको समझ नहीं आता ये सही है, ये सही है, या ये सही है। और कभी कभी हो सकता है आपने दो ही जगह पढ़ी हो, पर वो फैक्ट जो था वो गलत दिया था। तो ऑनलाइन जब भी पढ़ो तो ये इंश्योर करो कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपने गलत पढ़ी, एग्जाम में गलत आंसर करोगे और आपका स्कोर कम हो जाएगा। 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों को टाइम दोगे, 10 किताबों को एक एक बार पढ़ोगे, इसकी बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ लो। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में, बहुत ज्यादा। और बिगनर्स अड्डा का अगर आप हिस्सा बनते हो, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसी कैसी किताबें पढ़नी है, तो वो मैं आपसे सब शेयर करूंगा। स्टडी मटेरियल को लेके बहुत प्रिसाइज स्टडी मटेरियल आपको बताया जाएगा। बहुत लिमिटेड चीजें आपको बताई जाएगी कि सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो पूरी आपको उसमें भी हेल्प की जाएगी। और अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो या कहीं और भी जा रहे हो तो स्टडी मटेरियल को बहुत वाइसली चूज कीजिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है रीड थॉरोली। रीड थॉरोली माने कि मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी मैं क्लासेस लेता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं किसी टॉपिक को अपने एस्पिरेंट्स को, पर हमेशा मैं ये कहता हूं कि आपको करना क्या है, उसके बाद गो थ्रू करना है, मतलब उस चीज को पढ़ना है एक बार थॉरोली। उससे क्या होता है कि आपको एक तो याद रहती हैं चीजें, और दूसरा जो है, जब आपको एग्जाम के टाइम पे रिकॉल करना होता है ना किसी चीज को, कि हम बोलते हैं याद ही नहीं रहता यार, पेपर देने जाते हैं वहां भूल जाते हैं। तो ये जो समस्या आपकी रहती है, ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप थॉरोली चीजों को पढ़ोगे। मेन मेन हेडिंग्स को पढ़ो, नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उसको एक बार पढ़ो जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वो नहीं करना है कभी भी। अगर आपकी किताब में एक चैप्टर है, जैसे हिमाचल के रिवर्स को लेके, तो वो जितना पूरा पेज है उसको पूरे को पढ़ो एक बार बहुत ध्यान के साथ, और आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे इस चीज में। एग्जाम के टाइम पे आपको फील होगा जब आप एग्जाम में बैठोगे कि नहीं यार, वो जो मैंने थॉरली पढ़ा था आज वो चीज मुझे पे कर रही है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला, जो सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ रहती है। वो समस्या क्या है कि सर हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, पर होता क्या है कि अभी जैसे हमने पढ़ा या क्लास में हमको किसी ने समझाया, उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है। यकीन मानिए, दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, कोई भी याद नहीं कर सकता। याद करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आपको मेमोराइज नहीं करना है चीजों को। मेमोराइज करोगे तो दिमाग भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, कितनी चीजें मेमोराइज कर पाओगे। इसकी बजाय आपको जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो अपनानी है चीजों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की। अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक्स को क्लियर करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज तक मैं जो भी कर पाया हूं, जितने भी एग्जाम कर पाया हूं, मुझे नहीं याद रहता। अगर आप मुझे ये बात कहोगे कि ये चीज पढ़ो और एज इट इज आप आधे घंटे बाद मुझे बता दो, तो मैं नहीं बता पाता। मेरी मेमोरी वैसी नहीं है। हाँ, पर मैंने उसका तोड़ क्या निकाला है कि मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ लेता हूं, और क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो मेरे से किसी भी ढंग का कुछ भी सवाल कहीं भी पूछा जाएगा, मैं बहुत आसानी से उसका आंसर कर पाता हूं। तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, टॉपिक को समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, वो एक किताब लेते हैं, उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। अगला है रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। अब ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने क्लासेस में कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं या जो अभी हमारे एस्पिरेंट्स हैं,
क्लासेस में उनको सब समझ आ जाता है। जैसे मैंने आज मान लो कंप्यूटर जनरेशंस को लेके या इनपुट आउटपुट को लेके एक टॉपिक पे हमने क्लास में डिस्कस करा, उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया और 80% स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है और उस टाइम उनको लगता है कि सब क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया से समझ आ गया है। पर उसके बाद वो उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करते, जिसके कारण कुछ समय बाद जो वो अंडरस्टैंड उन्होंने टॉपिक को किया था, समझा था, वो उनके दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि रिवीजन करते रहें। जैसे आज आपका एक टॉपिक क्लास में हुआ, क्लास के बाद आप एक टाइम डिसाइड रखें, उस समय पे आप उस टॉपिक को रिवाइज करें, फिर उसके बाद 1 डेढ़ हफ्ते बाद फिर से उस टॉपिक को रिवाइज करें, फिर महीने में एक बार रिवीजन कर लें। और यकीन मानिए पहली बार आप जब पढ़ोगे, आपको कोई समझाएगा तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा आपको टॉपिक को समझने में, फिर जब आप उसको रिवाइज करोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा, अगली बार रिवाइज करोगे तो और कम समय लगेगा आपको उसको, अगली बार करोगे तो और कम समय लगेगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि यार इतनी चीज है, क्योंकि आप जैसे ही उसको पढ़ोगे वो आपके दिमाग में एकदम रिकॉल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया टॉपिक समझो उसको कम से कम आप इंश्योर करो कि एग्जामिनेशन तक आपने कम से कम 5 या 6 बार रिवाइज कर लिया हो इस ढंग से। अगला है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप शुरुआत में ही ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें और ना ही कोई मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अभी तो आपने तैयारी शुरू की है। अब अभी आप मॉक टेस्ट दे दोगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए पहले एक लेवल तक अपनी तैयारी कर लें, और जब आपकी वो तैयारी हो चुकी हो तो फिर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करें। आप देखें कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, कहां कहां क्या क्या कमियां आपकी रह रही हैं, और किन किन पर्टिकुलर सेक्शंस में, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो हैं आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मॉक टेस्ट देने का यह मतलब नहीं होता कि मॉक टेस्ट दे दिया, 100 नंबर का मॉक टेस्ट था और आपने 50 स्कोर किया, 25 स्कोर किया। मॉक टेस्ट के पीछे का पर्पस ये रहता है कि हमेशा आप अपना टेस्ट दो, उसके बाद उस टेस्ट को एनालाइज करो। मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी रही है, मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूं या मैं कोई एग्जाम दे के आता हूं, वो एग्जाम मेरा अच्छा हुआ हो या गलत हुआ हो, पर मैं उसको कम से कम एनालाइज करता हूं हमेशा कि मेरे कौन कौन से मैंने क्वेश्चन गलत किए, क्या मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था तो क्या कारण था कि मेरा क्वेश्चन ये गलत हुआ। अपने जो वीकनेसेस हैं, जहां जहां मैं लैग कर रहा हूं, उन सब चीजों को मैं समझता हूं और फिर मैं उन पे काम करता हूं। तो मॉक टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए दिए जाते हैं। अब आपको पता है कि कंप्यूटर वाला जो है जनरेशन वाले आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको ठीक है, वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर जब मैंने इन्वेंशंस की बात की कि माउस का इन्वेंटर कौन है, कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है, आपका वेब ब्राउजर किसने इन्वेंट किया, तो वहां पर आपके 5 क्वेश्चन आए थे, आपके 4 गलत हो गए। तो इट मीन्स आपका वो वाला एरिया लैग कर रहा है, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दो, उन पे पढ़ाई करो। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, आपका पूरा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और आपका जो स्कोर है वो ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। पहले मॉक में थोड़ा कम होगा, अगले में थोड़ा ज्यादा, पर होगा कब, जब आप इस ढंग से एनालाइज करोगे। और जब बिगनर्स अड्डा में हम प्रिपरेशन कराते हैं तो इसी तरह से अपने एस्पिरेंट्स का किसकी क्या वीकनेस है, कौन कहाँ पे क्या गलती कर रहा है, कौन कहाँ पर किसकी क्या कमी हो रही है, हम उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उन एरियाज को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एस्पिरेंट की, और वो फिर ऑटोमेटिकली जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है। अगला है लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स। ये ऑलमोस्ट जो है दोनों मैंने कवर कर लिए हैं पॉइंट्स, इसी में आपको मॉक टेस्ट वाले में जो बताया कि खुद को एनालाइज करना है, कहां पर क्या गलती हो रही है, कहां पर क्या कमी हो रही है, वो चीजें सब आपने समझी। तो जो भी गलतियां आपने की थी उनसे आपने सीखा और फिर से काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्टे मोटिवेटेड। तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्ट पहला होता है,
पहला जरूर होता है पर आखिरी है ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो एक बारी के लिए अगर आप फेल हो भी गए हो किसी एग्जाम में या आप नहीं क्लियर कर पाए हो किसी कारण, तो कभी भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के दौरान आपको समझ नहीं आ रहा है, ये चीज मैटर नहीं करती ज्यादा कि आप समझ पाते हो या नहीं। आपको देरी से समझ आता है, ये समस्या नहीं है। मेन जो चीज है वो ये है कि आपके अंदर करने की इच्छा है या नहीं है। अगर करने की इच्छा है तो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी चीजें। तो कभी कभी हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, अपनी जो है निजी भी तो बहुत हमारी जिंदगी भी है ना। पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, समझ भी आ रहा था, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गया, दोस्त के साथ कोई झगड़ा हो गया, परिवार में किसी तरह की कोई समस्या होगी, तो हम डीमोटिवेट हो गए, हमारी जो है वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो कोशिश ये करनी है कि पढ़ाई के दौरान हमारी निजी समस्या हो, हमें समझ ना आ रहा हो, हम एग्जाम क्रैक ना कर पाए किसी कारण से, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर कभी आती है, तो आपकी जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अपना एक क्लोज फ्रेंड होता है। आप अपने माता जी के ज्यादा नजदीक हो, करीबी हो सकते हैं, जिनके साथ अपने फीलिंग्स आप शेयर करते हो, फादर के ज्यादा क्लोज हो सकते हो, या किसी दोस्त के ज्यादा क्लोज हो सकते हो। तो ऐसी जो समस्याएं जब भी आती है, आप लो फील करते हो, तो ऐसे लोगों से अपनी समस्या को डिस्कस करें। और वो जब आप उनसे बात करोगे, तो बात करने से ही आपकी आधी समस्या का जो है वो समाधान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी से कुछ शेयर करते हो, तो आप थोड़े हल्का महसूस करते हो आप खुद को, और वो इंसान आपको थोड़ा समझाएगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा। तो इस तरह से जो है आप फिर से अपने स्टडी पे फोकस कर पाओगे और मोटिवेटेड रहोगे। इसके बाद अच्छा खाना खाएं और बढ़िया सोए। मैं ये नहीं कहता कि 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, अपना बढ़िया सो, अच्छे से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की बढ़िया नींद लो। तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर सोओगे नहीं, आपका जो दिमाग है वो आप पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, ठीक है, थकान ज्यादा महसूस होगी, अच्छा नहीं खाओगे तो भी आप हेल्दी फील नहीं करोगे, तो आप कभी भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई पे। आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो कोशिश ये करें कि आप समय से सोएं और प्रॉपर सोएं। मतलब अगर आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद लें, क्वालिटी जो आपकी स्लीप है वो होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो ये जो थी एक पूरी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये 14 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और ये सभी पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इनमें कोई ऐसा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सब बराबरी के हैं। सबको फॉलो करोगे, अच्छे से फॉलो करोगे, आपका एग्जाम, आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप कोचिंग से करते हो, 1 साल के अंदर अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे बिगिनर्स अड्डा ने जो कोर्स डिजाइन किया है JOIT और क्लर्क के एग्जाम को लेके। तो वो एग्जाम, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा हम समझें कि क्या है कैसा है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क का जो एग्जाम है, ये काफी ज्यादा लोग भरते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मुख्य तौर पे जो सबसे ज्यादा भर्तियां इन वैकेंसीज या इस इन पोस्ट्स के लिए की जाती हैं, वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा की जाती हैं। आज का जो समय है वो पेंडेमिक का समय है, हमारा बाहर आना जाना थोड़ा कम है, कभी इंस्टीट्यूशन खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। इसलिए बिगनर्स अड्डा ने एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि भाई हमको कोई कोर्स ज्वाइन करना है जहां से हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, हमको हेल्प मिले हमारे एग्जाम को क्रैक करने में, और जो बहुत सिंसियरली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमको कोई, हाँ ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि यार आपका तो पेड कोर्स है, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो आपकी सोच है,
और मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे कुछ सिंसियर लोगों की जरूरत है, और हाँ, फी है वो मैं चार्ज करूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। बिगनर्स अड्डा चार्ज करेगा जो भी फीस चार्ज करेगा। पर आप फीस दे रहे हो, सिंसियर नहीं हो, तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। इसलिए सिंसियर हो, दिल से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपके लिए ये कोर्स बना है, आप इसमें ज्वाइन कीजिए। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मेन चीजें हैं। फीस जो है अफोर्डेबल फीस है, इस ढंग से डिजाइन की गई है कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है कोर्स को, उसकी इच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई इतनी ज्यादा फीस है कि यार वो फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पाएगा या फीस नहीं दे पाएगा। तो एक अफोर्डेबल फीस है, सभी लोग जो है उस फीस को मैनेज कर लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस है। अब बहुत लोग तो जो हैं वो बोलते हैं, या उनकी ऐसी सोच रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस से हमें क्या फायदा होने वाला है, ऑफलाइन पढ़ के तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। यकीन मानिए, ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप एक मेच्योर इंसान हो, बड़े हो चुके हो, बहुत सारी चीजें आप सेल्फ लर्निंग से सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस का मेरे को जो फायदा लगता है मैं वो आपको बताऊंगा। एक तो मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि मेरे को रोज रोज इंस्टीट्यूशंस जाना है। अगर मेरे को रोज किसी इंस्टीट्यूशन के लिए जाना है, किसी कोचिंग सेंटर में जाना है, तो पहली चीज तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी पे है तो आपका किराया लगेगा रोज, वो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट है, आपका वो किराया बच जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप जब कोचिंग सेंटर जाओगे, 10 किलोमीटर का जो फासला था उसमें आपका कुछ टाइम भी तो लगेगा। मान लो 15 मिनट एक तरफ लगे जाने में, 15 मिनट एक तरफ लगे आने में, तो कम से कम आधा पौना घंटा आपका जो है ट्रेवल का जाएगा, वो बचेगा ऑनलाइन क्लासेस में। तीसरी चीज, अब आप ऐसा तो है नहीं कि उठोगे और चले जाओगे, आप तैयार भी होगे, फ्रेश भी होगे, आपको बाथ लेना होगा, बाथ लोगे, उसके बाद अपने बाल बनाओगे, कपड़े वपड़े पहनोगे, इन सब में आधा घंटा और जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपका कम से कम 2 घंटे जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस का क्या है, आप बाल बनाओ ना बनाओ, कपड़े आपने कैसे पहने इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आओ क्लासेस ज्वाइन करो, अटेंड करो, और सीखो अपने घर के एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होके। तो ऑनलाइन क्लासेस में जो 2 घंटे आपके बचेंगे ना, जो ऑफलाइन क्लासेस में आपके लगने ही लगने हैं, तो उन 2 घंटों में आप और तैयारी कर सकते हो, उन 2 घंटों को आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो। तो ये फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का। पर्सनलाइज स्टडी प्लान मैंने आपसे पहले शेयर किया है कि आपकी स्ट्रेटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपका जो है एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान होना चाहिए, और वो सबका अलग अलग हो सकता है। एक हाउसवाइफ का अलग हो सकता है, दो वर्किंग प्रोफेशनल है उनका अलग हो सकता है, और दोनों का अपना अपना रूटीन होगा काम का, और डेली का अलग अलग रूटीन होगा, तो उन दोनों का भी बहुत डिफरेंस होता है स्टडी प्लान में। तो यहाँ पर इस कोर्स में हम आपके पूरे रूटीन को समझ के, आपके जॉब को समझ के, आप पढ़ाई कर रहे हो उसको समझ के, आप कितना टाइम दे सकते हो, क्या दे सकते हो, तो बेस्ट वर्किंग जो स्टडी प्लान आपको के लिए वर्केबल होगा, जो सूट करेगा आपको, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपके लिए बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने कहा है, हाँ, आपको बिगनर्स अड्डा अपना कोई स्टडी मटेरियल नहीं देगा, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। हम आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स सजेस्ट करेंगे जिनसे हम आपको पढ़ाएंगे भी, और आपको अपनी तैयारी भी करनी है। इसके अलावा हम जो करेंगे वो आपको कुछ स्पेसिफिक साइट जहां से आप ऑथेंटिक जो मटेरियल आपको अवेलेबल हो पाएगा, रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे, जो बेस्ट है। और कितना पढ़ना है, किस किताब में क्या पढ़ना है, आपके 50 चैप्टर हैं तो आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ, वो पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे स्टडी मटेरियल को लेके। इसके बाद एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी आपकी। एक फैकल्टी मेंबर, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं रहूंगा आपका, तो मैंने खुद अभी तक 3 या 4 एग्जाम्स क्रैक किए हैं। अभी जो 817 का जो एग्जाम हुआ है, बहुत चर्चाएं हैं उसकी, तो उसमें ऑलमोस्ट मेरा जो स्कोर है वो 64 है। वो स्कोर मेरा 64 भी तब है जब मैंने खुद की पढ़ाई नहीं की, मैंने एग्जाम फिल करा और जाके एग्जाम दे के आ गया।
ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे मैं आप लोगों का कह रहा हूँ कि प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, इतने से इतने आप पढ़ोगे, ये करोगे, वैसा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। सिर्फ गया, एग्जाम दिया, और 817 में मेरा जो स्कोर है वो 64 या 64.5 कुछ इसके अराउंड है। जिसको ये सबका कहना है कि बहुत टफ पेपर था, ऐसा था, वैसा था। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो टफ कुछ नहीं होता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, हमको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। तो मैं आपका मेंटोर रहूंगा, मैं आपका गाइड रहूंगा। तो डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, यह हमारी फैकल्टी का एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा आपकी इस जर्नी में। इसके बाद रेगुलर मेंटरशिप आपको मिलेगी। आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है अपनी पढ़ाई को लेके, क्लासेस के अलावा भी, आपको किसी टॉपिक पे एडवाइस चाहते हो, किसी चीज पे गाइडेंस चाहते हो, आप लो फील करते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको उसमें पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जो भी पॉसिबल बेस्ट एडवाइस होगी वो आपको दी जाएगी। इंडिविजुअल अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि हम बोलते जितने लोग, ऑनलाइन ही तो हो रही है क्लासेस, जितने लोगों को आना है आप आइए और ज्वाइन कीजिए, पर हमने ऐसा नहीं किया। लिमिटेड बैच होगा, 20 लोगों का। सिर्फ इसलिए होगा कि हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन हम दे पाए, हर एक एस्पिरेंट्स को समझ पाए कि कौन किस, कहां पर क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहां पर लैग कर रहा है, किस चीज पे उसको काम करने की जरूरत है, किस चीज पे काम करने की जरूरत, वो किस में अच्छा कर रहा है, किस में थोड़ा कम कर रहा है। तो इंडिविजुअल अटेंशन होगी। आपके डाउट्स हैं वो आप पर्सनली पूछ सकते हो, क्लासेस के दौरान में, क्लासेस के बाद में। इसके अलावा आपके रेगुलर मॉक टेस्ट होंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके आपके टेस्ट लिए जाएंगे। उसमें आप देखा जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, जो ऑलमोस्ट वैसे होंगे जैसा आपका एग्जाम आता है, वही लेवल होगा, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, हम अच्छा करेंगे एग्जाम में। आप मॉक में अच्छा करोगे, टफ मॉक होगा, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ऑटोमेटिकली आप जो है एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। तो रेगुलर मॉक आपके कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कोर्स डिटेल के बारे में जल्दी से थोड़ा। तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का, वो 12 महीने का रहेगा इसका। अब इसमें ये नहीं है कि 12 महीने लगेंगे आपको सिलेबस कवर करने में। सिलेबस आपका 6 से 7 महीने में सारा कवर हो जाएगा। पर आपका जो ड्यूरेशन है वो, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो रेगुलरली 1 साल तक। और 1 साल के अंदर अगर कोई एग्जाम नहीं होता है, इनकेस कोई भर्ती नहीं होती है, तो आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक। और इन बिटवीन कोई एग्जाम हो जाता है, आपका सिलेबस कवर हो गया, तो 1 साल तक आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का। उसके बाद आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएगा और आप उसको रिन्यू करा सकते हो फिर से अगर आप चाहो। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे स्टडी को, हमारे कोर्स को ज्वाइन करोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, करने को कहा जाएगा, आप वो करोगे, और 1 साल के अंदर आपकी कोई भर्ती निकलती है तो आप उसको क्रैक करोगे। और यहाँ पर हम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर नहीं कराएंगे, हम आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार करेंगे। बेशक आपका टाइपिंग हो या बाकी चीजें हो, आपको पूरी तरह प्रिपेयर किया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, ना कि आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई हो। इसके बाद क्लास टाइम और ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो ड्यूरेशन जो है वो 60 से 90 मिनट का रहेगा। ऑनलाइन क्लास होगी। प्लेटफॉर्म क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे आपका जूम या आपका गूगल मीट, इन्हीं में से ही कोई एक प्लेटफॉर्म होगा। शाम में क्लासेस 9:30 बजे से शुरू होंगी, हफ्ते में 6 दिन लगेंगी, संडे ऑफ हुआ करेगा। बाकी क्लासेस का टाइम 9:30 रात में इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हाउस वाइफ्स होती है, उनको काम होता है अपने परिवार का बाकी। तो 9:30 एक ऐसा टाइम है कि उस समय सब लोग फ्री हो सकते हैं अपने सारे कामों को निपटा के और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो 9:30 बजे का टाइम रहेगा, 60 से 90 मिनट की क्लास होगी और हफ्ते में 6 दिन होगी। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो हमारा ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 1 सितंबर
2021 से। इसमें आप पहले 3 दिन जो है डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो हमारी, और 3 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है हमारे साथ, तो आप जो फी है वो अपना पे करें, रजिस्ट्रेशन करें, इनरोल हो हमारे प्रोग्राम में और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है कोर्स में इनरोल होने के लिए, वहां से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए। फी की बात करें, इसकी फी क्या रहेगी? अगर आप एक लमसम पेमेंट पे करते हो, एक ही बारी में शुरू में पेमेंट कर देते हो पूरे कोर्स का, तो जो फी है आपको वो रहेगी 9500 रुपए। इसके अलावा आपको लगता है कि मैं एक साथ नहीं पे कर सकते, हमारे बजट में नहीं है, तो आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। पहले महीने 3500 रुपए, फिर तीसरे महीने 3500 रुपए, फिर 5वें महीने 3500 रुपए। और आपको लगता है कि ये भी आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो एक तीसरा प्लान है, आप 2-2 हजार रुपए की 6 इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, पहले महीने से लेके छठे महीने तक। पहले महीने 2000, दूसरे महीने 2000, तीसरे महीने 2000, इस तरह से 6 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो इसमें से जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आप वो चूज कर सकते हो, लमसम वाला, 3 महीने वाला, 6 महीने वाला। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? तो आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, कैश देना चाहो कैश भी दे सकते हो, पर आजकल डिजिटल जमाना है, तो आपको जो भी सूट करे इनमें से आप उस मोड में पेमेंट कर सकते हो। अब समय आता है स्टोरीज का। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ जो स्टोरीज हैं हमारे स्टूडेंट्स की, जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी, वो क्या फील करते हैं बैंकर्स अड्डा को लेके, सॉरी बिगिनर्स अड्डा को लेके, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये मनप्रीत हैं हमारे एस्पिरेंट, इनका 817 जो एग्जाम है वो क्रैक हुआ है, तो इनका क्या व्यू है वो आप जरूर सुने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मंजीत कौर है और मैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी हरीश सर की क्लासेस के बारे में। जो ये हरीश सर की क्लासेस है इनके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड चंद्रेश जी ने बताया था। उन्होंने बताया कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरीश सर की क्लासेस ज्वाइन करके देखें। तो मैंने उनसे बोला और उन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन भी किया, और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मैंने क्लासेस लगाना शुरू किया। क्लासेस से पहले भी वैसे मैं तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम्स की और एग्ज़ाम देती भी थी, बट मेरे एग्ज़ाम्स कोई भी क्रैक नहीं हो पा रहे थे। तो क्लासेस लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और हरीश सर ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हाँ, क्लासेस लगाने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो वो एग्ज़ाम मेरा क्रैक भी हुआ है, और हरीश सर ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और हम लोगों ने भी लगाए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्लासेस में आएँ और जी क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। तो हरीश सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें अपना जो कीमती समय है वो दिया। सो उसके लिए मैं हरीश सर का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई अच्छे से, और वो एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक भी करवाया। सो थैंक यू हरीश सर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। तो ये मंजीत का एक्सपीरियंस था जो उन्होंने आपसे शेयर किया। इसके बाद हमारे अगले एस्पिरेंट हैं, वो आपसे उनका क्या व्यू है वो भी आप हाय जरूर गाइस, सुने। मेरा नाम देव है एंड मैं अभी एचपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जेओआईटी के, क्लैरिकल के, एंड जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं, सबॉर्डिनेट जो निकालता है वैकेंसीज, उनकी मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ। एंड मैं बिगनर्स अड्डा पे ये कोचिंग ले रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि इससे पहले बिगनर्स अड्डा पे कोचिंग लेने से पहले
मैं इन एग्ज़ाम्स की खुद तैयारी करता था। 2012 से मैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ एंड इसके साथ में मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ शुरू से लेकर। बट प्राइवेट जॉब में जैसे कि हमारा बिज़ी शेड्यूल होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं अपने लेवल पे ही स्टडी करता था, मैं कहीं पे कोचिंग नहीं लेता था। जैसे कि बट जो अपने लेवल पे मैं स्टडी करता था उसमें मुझे जो कमियां होती थी, वो जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए वो मुझसे क्रैक नहीं हो पाए। क्रैक क्यों नहीं हो पाए, उसमें कुछ एक जो कमियां मुझे अब पता लगी है, तो वो क्या थी, जैसे कि हमें एक तो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी। मैं कंसिस्टेंसी नहीं दे पाता था, लगातार स्टडी नहीं, कुछ टाइम स्टडी करूँगा और उसके बाद मैं छोड़ देता था। और सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कंटेंट, स्टडी मटेरियल, जो कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने जिस एग्ज़ाम को जिसकी एग्ज़ाम को हमने फिल किया है उसको उसकी हमने तैयारी करनी है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्टडी कैसी होनी चाहिए और उसके लिए कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए हमें, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम भरते हैं उनको यही पता नहीं होता है। लेकिन गाइज, जब मैं बिगनर्स अड्डा पे मैंने कोचिंग लेना शुरू किया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है एंड उन्होंने मुझे एक स्ट्रेटेजिक जो एक स्टडी के लिए एक टाइम जो बनाना चाहिए हमें। अगर आपके पास आपका बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल में आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और कौन से सब्जेक्ट्स की कितनी तैयारी करनी है, कितना टाइम उनको देना है, तो इन यहाँ से लेकर इतनी बेसिक सी चीज़ से लेकर इनमें गाइड किया जाता है और बताया जाता है। और जो यहाँ के टीचर्स हैं बिगनर्स अड्डा पे, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। एंड हर एक चीज़ में, चाहे वो HPG के हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, उनको वो डीपली उसको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो मुझे तो इनमें से मतलब बिगनर्स अड्डा पे कोचिंग लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझ में इम्प्रूवमेंट हुई है एज़ कंपेयर। अगर मैं अपने आप को, हालांकि मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड भी रहा है, मैंने PGDCA भी की है, लेकिन PGDCA करने के बावजूद भी मतलब जो मेरे कंप्यूटर्स के जो डाउट्स थे, मतलब प्रैक्टिकल में काम करता था कंप्यूटर पे, लेकिन मुझे जो एक उस पे जो उनकी बारीकियां होती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी JOIT के एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। और ये बिगनर्स अड्डा पे जब मैंने क्लासेस लगाई है, लगातार मैंने शुरू किया है, तो यहाँ के टीचर्स ने मुझे गाइड किया एंड स्टडी किया और फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है एंड मैं सेटिस्फाइड हूँ बिगनर्स अड्डा पे कोचिंग लेकर, और मैं इस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड कोई भी क्लैरिकल की या JOIT की या पटवारी की, आप सबॉर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर बिगनर्स अड्डा को आप एक बार ट्राई कीजिए। इसमें आप कोचिंग लेने मतलब एक आप इनका वेबिनार्स है, वेबिनार्स को अटेंड कीजिए। तो ये जो हमारे अभी मैंने आपको जैसे बताया 4 लोगों हमारे पास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे कोर्स को ऑलरेडी, जिनमें से 2 लोगों ने आपसे विचार साझा किए और यकीन मानिए बाकी जो 2 लोग हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं जब वो आए थे हमारे पास और तब से और अभी के लिए। तो ये सब चीजें आज के वेबिनार में मैंने आपसे साझा की, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ कमी रही हो, कहीं पे मैंने कोई गलत जानकारी आपको दी हो, आपको ऐसा लगा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा।
और आखिर में मैं आपके सवाल अब लूंगा। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो स्ट्रेटेजी को लेके, किसी एग्जाम को लेके, हमारे कोर्स को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाएंगे, आप फॉलो कीजिए हमारे पेज को। वहां पे आपको नई नई जानकारियां दी जाएगी, और वहां से आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, या इस वीडियो में कही गई बातों से रिलेटेड कुछ भी। आखिर में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने अपना ये कीमती 1.5 घंटे का समय जो मुझे दिया और मेरे विचारों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आई होप आप कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, आप खुद से तैयारी करें बेशक, पर ये जो चीज़ें मैंने आपको कुछ शेयर की हैं अपने एक्सपीरियंस से, आप प्लीज़ इन्हें फॉलो कीजिए। आपका इम्प्रूवमेंट आपको 2-3 महीने के अंदर खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। और आखिर में हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको प्लीज़ लाइक